हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस होंगे और रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम चलिए बताते हैं कि आपको क्या पढ़ने वाले हैं। अब तो सबसे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले कल के विषय में एक बार फिर से हम पता कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जैसे कि हमारा जो ये चैप्टर था वो व्यक्तित्व पर्सनालिटी चैप्टर था। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कल? तो जैसे कि व्यक्तित्व का अर्थ पढ़ा था और कुछ व्यक्तित्व से संबंधित प्रकार थे जो हमने पढ़े थे। जैसे कि हिप्पोक्रेट्स ने किस तरह के का प्रकार बताए या सांख्य दर्शन में किसकी बात की गई है, और जो कुछ प्रकार थे वो शरीर रचना दृष्टिकोण से जैसे क्रेस्मर ने बताया था, सामाजिक दृष्टिकोण से जैसे कि जुंग ने बताया था, और मूल दृष्टिकोण से स्पेंजर एक बार फिर से हम याद दिलवा दे रहे हैं। स्पेंजर ने 6 प्रकार बताए थे जो कि मूल दृष्टिकोण से थे। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय दृष्टिकोण में, तो गीता में जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण की चर्चा की गई है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और सतोगुण और रजोगुण और तामसी या तमोगुण क्या होता है इसके बारे में भी हमने जाना था। तो आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो आगे का हम पढ़ेंगे जो कि भारतीय संस्कृति के अनुसार आयुर्वेद में 3 भागों की चर्चा की गई है। तो कौन से 3 भागों की चर्चा की गई है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बाल नहीं है, ये बता दे रहे हैं आपको, ये वात है। वात जो होता है वो वायु, जैसे हवा कहते हैं, जैसे कि जो पेट में गैस्ट्रिक वगैरह होती है, गैस वगैरह बनती है, उसको वात कहेंगे। तो वात प्रधान व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे। तो जो आयुर्वेद ने, भारतीय संस्कृति में जो आयुर्वेद ने 3 प्रकार बताए हैं वो हैं आपके वात प्रधान व्यक्ति, पित्त प्रधान व्यक्ति और नंबर 3 कफ प्रधान व्यक्ति। तो सबसे पहले हम वात प्रधान व्यक्ति के बारे में जानेंगे। तो वात प्रधान व्यक्ति जो होता है वो होता है, इसमें वात तत्व की प्रधानता होती है, जैसे कि वायु की प्रधानता होती है, जिसके कारण वात रोगों से वो पीड़ित रहता है। जैसे कि मैंने बताया ही कि गैस्ट्रिक वगैरह जिसको होती है, ऐसे व्यक्ति जो है प्रायः शारीरिक रूप से मोटे होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वात क्या होता है। और हम अगर पित्त की बात करें तो पित्त के बारे में भी ही पता होगा आपको कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि पीला पदार्थ होता है और लीवर के जस्ट नीचे होता है। तो पित्त जनित रोगों से पीड़ित ऐसे व्यक्ति दुबले पतले तथा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये होगा आपका क्रोधी, कृति नहीं होगा ये। तो आप नोट्स बनाते वक्त जो थोड़ी बहुत मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है उसके लिए सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और आई होप आप समझ सकते होंगे कि अगर आप खुद से टाइप करते हैं तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक्स होती ही रहती हैं। तो मैं सही कर दे रही हूँ इसीलिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो पित्त प्रधान व्यक्ति जो होता है वो पित्त जनित रोगों से पीड़ित ऐसे व्यक्ति दुबले पतले तथा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अब अगर हम कफ प्रधान की बात करें तो कफ प्रधान से आपको समझ ही में आ गया होगा कि कफ प्रधान क्या होता है। तो कफ प्रधान व्यक्ति जो है वो कफ तत्व की प्रधानता इनमें अधिक पाई जाती है, और ये दुबले पतले और खांसी से आदि से पीड़ित रहते हैं, कि जिनको निरंतर खांसी जुकाम बना रहता होगा वो जो है आपके आसपास होंगे। जैसे कि कभी कभी हुआ तो वो तो खैर मौसम के चेंजेस की वजह से, और जो है कई कारण होते हैं, कई बार धूल की वजह से जुकाम बुखार हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, तो उनकी बात नहीं, लेकिन जिनको निरंतर बना रहता है तो वो कफ प्रधान के व्यक्ति होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेद ने किन किन प्रकारों की बात की है। ठीक है, अब इसके आगे हम चलेंगे। इसके आगे जो हम देखेंगे वो हैं अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं।
तो अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या हैं, इनको हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले ये बता दे रहे हैं कि अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं। अच्छा व्यक्तित्व की विशेषताएं मतलब जो संतुलित होता है, जिनमें किसी चीज़ की अधिकता नहीं देखी जाती, ना ही कमी देखी जाती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, और चाहे वो सामाजिक हो। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसको जो है वो अच्छे व्यक्तित्व में रखा जाएगा, अच्छी पर्सनालिटी के अंतर्गत। तो आइए हम देखते हैं, इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं कि देखते हैं कि अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है शारीरिक विशेषताएं या शारीरिक गुण कह लीजिए। तो ये जो होते हैं वो आकर्षक रंग रूप के होते हैं, सौम्य वाणी होती है इनकी, और सुगठित कदकाठी होती है, सधीगामी क्रिया होती है, नियमित दिनचर्या में रहते हैं ऐसे लोग, और हाव भाव तथा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छे व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जाहिर सी बात है कि कहते रही है कि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आपका शरीर जो है अच्छा होगा, आप नियमित दिनचर्या में होंगे, जो कि रहना बहुत मुश्किल होता है विद्यार्थियों के लिए तो खासकर, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं ये अच्छे से समझ सकती हूँ कि सोने का और उठने का समय नहीं होता है कोई। क्योंकि आप अगर एक लड़की हैं, खासकर मैं लड़कियों की अगर बात करूँ तो, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो उस फेज से गुजरती हूँ। तो अगर आप खासकर लड़की हैं तो आपको घर के कुछ बहुत काम भी करने पड़ते हैं, खासकर जब आपके माँ बाप जो है 60+ हों और बूढ़े हों। तो फिर आप जो है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको घर के काम भी करने हैं, तो बैलेंस करने में क्या होता है कि आप दिनचर्या उस तरह नहीं बना पाते, या कह सकते हैं कि योग को टाइम जितना होना चाहिए आपको अपने अपने लिए, अपने व्यक्तित्व या अपने व्यक्तिगत समय के लिए जितना समय देना चाहिए उतना समय हम नहीं दे पाते हैं। तो ये लड़कियों के लिए हो गया। लड़कों की भी अपनी समस्याएं हैं, मैं उनको कमतर नहीं आंकती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है सबका अपना अपना एक जो है ओहदा है, और सबके अपने अपने संघर्ष हैं। खैर, हम यहाँ बात करेंगे मानसिक गुण की। शारीरिक गुण आपको समझ में आ गया होगा कि शारीरिक गुण के अंतर्गत क्या क्या होता है। जो अच्छा स्वास्थ्य, सौम्य वाणी और नियमित दिनचर्या और शारीरिक स्वस्थ होते हैं, उन्हें शारीरिक गुण की अच्छी विशेषताओं के अंतर्गत रखा जाता है। अब अगर हम मानसिक गुण की बात करें तो मानसिक गुण में है उच्च स्तरीय बुद्धि, अवलोकन क्षमता, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है उनमें, चिंतन शक्ति, तार्किक क्षमता, उत्तम विचार प्रक्रिया, अभिव्यक्ति सामर्थ्य, जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग, और धनात्मक अभिवृत्ति मतलब सकारात्मक अभिवृत्ति के लोग होते हैं। सृजनशीलता बहुत हद तक पाई जाती है। तो ये सभी जो है अच्छे व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण मानसिक गुण हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने बोला ही कि शारीरिक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो शरीर का मस्तिष्क से और मस्तिष्क का शरीर से बहुत ही गहरा संबंध है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, तभी हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच से, हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इसमें एक गड़बड़ हुआ तो मतलब दूसरे में गड़बड़ी तय है। तो आइए हम बात करते हैं सामाजिक गुण की। तो सामाजिक गुण की विशेषताएं क्या हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं, बताते हैं। तो सामाजिकता, मैत्री भाव होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो है मित्रता जल्दी करते हैं और सामाजिक होते हैं। समाज सेवा इनके अंदर होती है, सामाजिक सेवक होते हैं और जो है सबकी मदद करना चाहते हैं। दयालुता होती है, संतोषी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, आशावादी होते हैं। जाहिर सी बात, सकारात्मक होंगे तभी वो सामाजिक सेवा कर पाएंगे। और दृष्टिकोण से मतलब दृष्टिकोणी होते हैं और राग द्वेष से विलग होते हैं। सामवे माफ़ करिएगा। और इनमें जो है परोपकार की मतलब माफ़ करिएगा, परोपकार और दया, करुणा, धैर्य, बहिर्मुखता, लागी, है ना, लगन, सहानुभूति, सद्भाव, उत्तम समायोजन, सहयोग करने की क्षमता या सहयोगी होते हैं। नैतिकता, है ना, अच्छे उनके नैतिक गुण अच्छे होते हैं या उच्च नैतिक गुणों के होते हैं। तो ये सभी जो है
इनमें अच्छे व्यक्तित्व की मतलब सामाजिक गुण देखने को मिलते हैं। तो एक बार हम फिर से जान लेंगे कि सामाजिक गुण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सामाजिक गुण के अंतर्गत जैसे कि एक अच्छी विशेषताएं हो या व्यक्तित्व एक की जो एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं वो होंगी सामाजिकता, मैत्री भाव, समाज सेवा, परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, करुणा होती है इनमें, धैर्यवान होते हैं, बहिर्मुखता होते हैं। जाहिर सी बात है एक्सट्रोवर्ट होंगे तभी जो है वो सामाजिक हो पाएंगे। और जो है सहानुभूति इनमें होती है और सद्भाव होता है मतलब सबको साथ सबको जो है सद्भाव मतलब सबका साथ सबका विकास वाला की सोच के होते हैं। उत्तम समायोजन होता है, सहयोगी होते हैं और अच्छे नैतिकता उच्च नैतिक गुण इनमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम संवेगात्मक गुण की बात करें तो संवेगात्मक गुण में जो है ये उच्च आकांक्षा के होते हैं, उद्देश्यपूर्ण होते हैं, इनमें भी दयालुता पाई ही जाती है, संतोषी होते हैं और आशावादी सकारात्मक होते हैं और जो है राग द्वेष से विलग होते हैं। सामयिक स्थिरता में अहंकार व ईर्ष्या भाव से मुक्त होते हैं ऐसे लोग। और अच्छे व्यक्तित्व के कुछ संवेगात्मक गुण हैं जो देखने को मिलते हैं, मतलब इनमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या अहंकार नहीं होती है ना। तो जैसे आपके आसपास बहुत लोग होंगे तो आप बोलेंगे कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो व्यक्तित्व एक अच्छे व्यक्तित्व में सामवेगिक गुण भी मतलब अच्छे होंगे, क्योंकि इमोशनल ट्रेट्स का जैसे कहते नहीं कि जो सिचुएशन के हिसाब से स्थिति के अनुसार से या परिस्थिति के अनुसार जो व्यवहार को दर्शाता है उसे जो है सामवेगिक गुणों के अंतर्गत रखेंगे। अब जैसे किस जहाँ हंसने की ज़रूरत है वहाँ हंसेगा, जहाँ रोने की ज़रूरत है वहाँ रोएगा। तो इसलिए जो है ये सभी जो स्थितियों के अनुसार व्यवहार करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार वो जो है एक अच्छे व्यक्तित्व की सामवेगिक गुणों की विशेषता के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करें धार्मिक गुण की तो धार्मिक गुण जो है जैसे आपको धर्म से समझ ही में आ गया होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि धार्मिक गुण क्या होता है। मोरल ट्रेट्स क्या होते हैं, माफ करिएगा, उच्च नैतिक चरित्र जैसे कि इनमें देखने को मिलता है। दृढ़ संकल्प होते हैं, दृढ़ संकल्प शक्ति इनमें ज़्यादा होती है, ईमानदारी होती है, निष्ठा भाव होता है, समय के पाबंद होते हैं सबसे ज़्यादा हो तो ये होता है इनमें कि समय के पाबंद होते हैं, देश प्रेम इनमें बहुत होता है और सहिष्णुता, भातृत्व, ईश्वर में आस्था। और तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं, जो आस्था रखते हैं, उनमें जो है धार्मिक गुण की विशेषता देखी जाती हो। ये एक अच्छे व्यक्तित्व में सहायक होती है। ठीक है, नियति में विश्वास है ना, जो प्रकृति में विश्वास रखते हैं, तो ये सभी जो है अच्छे व्यक्तित्व में सहायक होते हैं धार्मिक गुण भी। तो अगर हम समझें तो कि एक व्यक्तित्व एक पर्सनैलिटी डेवलप करने में किसी एक गुण का मतलब जो है हाथ नहीं होता है, उसमें कई सारे गुण जो है मतलब कई सारे गुणों का मिश्रित रूप जो होता है, जो अच्छे गुणों का मिश्रित रूप होता है, वो एक अच्छा व्यक्तित्व निर्धारित करता है या डेवलप करने में, विकसित करने में मदद करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप बताइएगा कि आप में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन सी बुराइयाँ हैं जो भी सही करने की ज़रूरत है। वैसे कोई भी इंसान पूर्णतः अच्छा या बुरा नहीं होता है, मैं ये इस चीज़ को नहीं मानूंगी, क्योंकि जो है बहुत सारे लोगों में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं और बहुत सारी कमियाँ भी होती हैं। तो ये तो खैर प्रकृति एक प्राकृतिक बैलेंस है कि पूर्णतः कोई बहुत हो सकता है इक्का दुक्का अपवाद हो कि हाँ उनमें कोई द्वेष या कोई ऐसा कोई ईर्ष्या या कोई भावना। ईर्ष्या भी सकारात्मक और नकारात्मक होती है। ईर्ष्या अगर होती है कि जैसे कि किसी अच्छे व्यक्तित्व को देख के उनको उसको धारण करना कि हाँ ये अगर अच्छे हैं तो मैं अच्छा नहीं हो सकता क्या, या कंपटीशन रखना, तो वो जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण से उसे हम देखेंगे। तो हर चीज़ के एक निगेटिव और एक पॉजिटिव पहलू होते हैं। खैर हम आगे चलेंगे। तो आगे जो हम देखने वाले हैं वो हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने पूरा जो है स्ट्रक्चर ही बना दिया था कि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो हम वंशानुक्रम की बात करेंगे। तो हेरिडिटी आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमें लगता है CDP पे हर जगह हर चैप्टर में हेरिडिटी की बात ज़रूर होती है, और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है एक बालक के विकास में।
और एक बालक का व्यक्तित्व निर्धारण करने में, या आप जैसे कह लीजिए, मतलब वंशानुक्रम का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वंशानुक्रम से हम एक बारी फिर से समझ लेंगे कि जैसे हमारे माता पिता होंगे वैसे हम होंगे, और जैसे अगर अच्छे आचरण के होंगे तो बच्चे के भी मतलब कह सकते हैं कि वो अच्छे आचरण का होगा, हम आशा कर सकते हैं। और अगर वही जगह पे गरीब और चोर उचक्के होंगे तो वैसे ही उनका बच्चा भी होने की पूरी संभावना रहेगी कि उसका भी विकास वैसा ही होगा। जाहिर सी बात है, वंशानुक्रम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रभाव डालने के लिए व्यक्तित्व में। अब दूसरी बात हम करें, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे वंशानुक्रम की, क्योंकि अभी पिछले चैप्टरों में मैंने समझाया है चैप्टर्स में कि कैसे कैसे है, तो आपको वंशानुक्रम अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर हम जैविकीय कारक की बात करें, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी वही है कि बच्चों जैसे कि एक प्रत्येक व्यक्ति की एक अपनी अनूठी शारीरिक रचना होती है, जो उसी के उसी रचना से जो है संसार में वह जन्म लेता है। तो जो है उसी में हम देखते हैं कि जैसे कि बच्चे में बहरापन तो नहीं है, है ना, जैसे कि अगर अंधापन तो नहीं है, या कुछ हकलाना तो नहीं, मतलब हकलाता तो नहीं, तुतलाता तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे जैविकीय कारण हैं जो मतलब अच्छे व्यक्तित्व में कारक होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व में मतलब प्रभाव डालते हैं, कह सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे जैविकीय कारण। फिर भी अगर आपको ना समझ में आएगा तो बताइएगा आप कमेंट करके, तो आपको मैं दोबारा समझा दूँगी। जैसे कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य सेम नहीं होता, बराबर नहीं होता, कोई थोड़ा ज़्यादा स्वस्थ रहता है, या कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहता है। कभी कभी ये जन्मजात भी हो जाता है, जैसे जैविकीय कारण कहेंगे कि जन्मजात में जैसे कुछ जन्म से, जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूँ तो आप अपने आस-पास आपने देखा ही होगा, उदाहरण देने की ज़रूरत ही नहीं, कि जैसे कोई कम बोल पाता है, कोई बहरा है, कोई कम सुन पाता है, या कोई गूंगा है, कोई बोल नहीं पाता। तो ये सभी जो है जैविकीय कारण के बारे में, मतलब जैविकीय कारक होंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर, जो एक अच्छे व्यक्तित्व मतलब ना बन पाने पे प्रभाव डालते हैं, या हम कह देते हैं कि उनको प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। अब जो है हम आगे चलते हैं वातावरणीय कारक पे। तो वातावरणीय कारक जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जैसे कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही हमारे एक बालक के विकास में या व्यक्तित्व में प्रभाव डालते हैं। तो इसी जगह पे वातावरण है। तो वातावरण में हम अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, मतलब वातावरण जो है वो भौतिक और सामाजिक दोनों रूप से हम देखेंगे वातावरण को, जिनमें भौतिक रूप भी आता है और सामाजिक रूप होता है। भौतिक रूप में अगर हम देखें कि जहाँ पे जैसे जहाँ का एनवायरनमेंट जैसा होगा, जैसे कि आप अगर उधर विदेशों में चले जाएँ तो वहाँ के लोग गोरे चिट्टे लंबे होते हैं, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश हैं। अगर यहाँ पे आएँ, अगर आप उधर अफ्रीका में चले जाएँ तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोग आपको दूसरी तरह के मिलेंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका और जो है साउथ अफ्रीका और जो है आपका नॉर्थ अफ्रीका, वो अलग अलग डिवाइड है, तो वहाँ का हम वो नहीं वो करते हैं। जहाँ जहाँ पे जैसी जलवायु होगी वहाँ के लोग वैसे पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके भौतिक कारण। अब अगर हम बात करें कि जो है आपका सामाजिक कारण क्या है, तो सामाजिक कारण जो है यहाँ पे आपका परिवार हो गया, आपका पास पड़ोस हो गया, है ना, आपका विद्यालय हो गया। तो ये सभी जो है आपके सामाजिक कारण में आएगा। तो परिवार में क्या है, बच्चा जैसे बड़ा होता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है, या सबसे पहले जो है अपने पिता को, उससे तो माता पिता कहते नहीं कि एक बालक के माता पिता जो है वो पहले शिक्षक कहे जाते हैं। तो जैसे मतलब परिवार का माहौल होगा वैसे ही बच्चे का विकास होगा, वैसे ही बच्चे का व्यक्तित्व, मतलब हम कहेंगे कि वैसे ही बच्चे का व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले मतलब जो है अगर परिवार अच्छा होगा तो अच्छा व्यक्तित्व उसका होगा। अगर उसी जगह पे परिवार, अगर उनके परिवार के लोग भाई बहन या दादी बाबा अच्छे नहीं हुए, माता पिता अच्छे नहीं हुए, तो फिर जो है उस बालक का व्यक्तित्व का विकास भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पे परिवार है, फैमिली है, मतलब फैमिली तो परिवार एक ही हो गई, माफ़ करिएगा। पास पड़ोस, अगर पास पड़ोस भी जैसे जैसे बालक का विकास होता है, उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है, तो वो अपने आस पड़ोस व्यक्तियों के साथ, हम उम्र के अन्य बालकों के साथ संपर्क में जैसे आता है और उन सभी से बात करना सीखता है। तो ये सारे जो है व्यक्तियों का प्रभाव मतलब पड़ता है व्यक्तित्व के विकास पर।
है ना। तो सामाजिक अनुकरण द्वारा ही जैसे अनेक बातें बच्चा सीखने लगता है बाल्यावस्था से। साथियों के साथ खेल खेल में बालक अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व, वाक कौशल, सामाजिकता, तो कहने का मतलब है कि बालक का विकास जो है हमारे इन्वायरमेंट में ही होता है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो सामाजिक हो। तो हमारे आसपास पड़ोस का भी जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एक बालक के व्यक्तित्व पर। अब अगर हम आगे बात करें इसकी, आपका आर्थिक विकास है ना, आर्थिक स्थिति हो गई। आर्थिक स्थिति अगर अच्छी हुई तब तो बालक का विकास, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, है ना, उसका आत्मविश्वास भी उसी हिसाब से होगा। और वहीं अगर बच्चे गरीब घर के हैं, है ना, उनकी शिक्षा भी उसी तरह प्रभावित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व के विकास में मतलब कारक है या प्रभाव डालने वाली होती है। विद्यालय, जैसे कि जॉन डीवी ने कहा ही है कि एक विद्यालय जो है वो लघु समाज होता है। तो यहाँ पे लघु समाज जॉन डीवी जी ने कहा है। तो विद्यालय जैसे बालक क्या होता है कि बालक अगर परिवार से या पास पड़ोस के बाद जो, अगर हम सबसे पहले अगर बालक जाता है तो विद्यालय ही जाना शुरू करता है। तो विद्यालय में जैसे मतलब औपचारिक शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि विद्यालय जैसे कि जहाँ वहाँ पे जैसे विद्यालय में छात्रों का अपना शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक व मानसिक विकास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें। जैसे कि कार्यक्रमों, वाद विवाद प्रतियोगिताओं, खेलकूद, अभिनय, सांस्कृतिक, है ना, आयोजनों में भाग लेने से बालक में अनुशासन, नेतृत्व, समूह भावनाओं, अभिव्यक्ति, स्वाभिमान जैसे गुणों का विकास संभव होता है। तो विद्यालय भी एक व्यक्तित्व, एक बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है कि जैसे वहाँ के शिक्षक होंगे, है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि शिक्षक जो है वो भविष्य का निर्माता होता है ना। तो जैसे शिक्षक होंगे तो सबसे पहले अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको शिक्षक बनने में अपने अपने विचार, अपने व्यक्तित्व में कौन कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, सबसे पहले तो उस पर काम करें। आपको उच्च मतलब व्यक्तित्व अपने अंदर धारण करना पड़ता है ना। चाहे वो सामाजिक हो, आप में जाति पात की भावना नहीं है, आप में ऊंच नीच की भावना नहीं है, आप में गरीब अमीर की भावना नहीं है, आप उच्च नैतिकतावादी हैं, आप उच्च आदर्शवादी हैं। तो ये सारे गुण जो है एक शिक्षक को अपने भीतर मतलब पहले से मतलब धारण करने पड़ते हैं, ताकि एक अगर अगर आपके पास शिक्षा लेने कोई बालक आए तो वो आपको देख के प्रभावित हो सके। तो मतलब शिक्षक ऐसा होना ही चाहिए कि जो बालक पे एक प्रभाव, एक छाप डाल सके। क्योंकि कहते नहीं है, जैसे बहुत से हम ही लोग हैं यार, मुझे वो शिक्षक बहुत पसंद है, मैं ही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जैसे एक पीटीआई मैम थी मेरी, मुझे नाम नहीं लूँगी उनका, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद मैं उनको करती थी बचपन में। तो बचपन में था कि मैं पीटीआई टीचर बनूँगी, पीटीआई टीचर बनूँगी। एक मेरी मैम थी, वो इंग्लिश पढ़ाती थी, लेकिन हाँ वो है, उन्होंने शादी नहीं की थी। तो मैं यही बचपन से कहती आ रही थी मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मैं कभी शादी, मैं मैम की तरह टीचर बनूँगी और कभी शादी नहीं करूँगी, ऐसे से रहूँगी, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे बहुत एक बालपने में बहुत ही मानसिक और शारीरिक या व्यक्तित्व में प्रभाव डालती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि शिक्षक को जो है इन सब चीज़ों से परे होना चाहिए, एक अच्छे व्यक्तित्व का होना चाहिए। और विद्यालय का जैसा माहौल होगा वैसे ही बच्चे पे वो असर डालेगा। अगर उसी विद्यालय में बच्चे को डराया और धमकाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, तो बच्चा भी जो है सहम जाएगा, है ना। तो वो आक्रामक हो जाएगा, उस पर आक्रामकता आ जाएगी, वो भी लड़ाकू झगड़ालू हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। जैसे मतलब जैसे सब लघु समाज कहा गया है, या लघु, मैं परिवार को भी मानती हूँ कि विद्यालय एक परिवार की तरह भी होता है। क्योंकि बच्चा जो है वहाँ पे कम से कम 5-7 घंटे व्यतीत करता है, और वो 5-7 घंटे बच्चे पे क्या, उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये कम नहीं होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छा विद्यालय होना चाहिए, और उसका उसके भीतर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, है ना। अब अगर हम यहीं पे धर्म और संस्कृति की बात करें, तो धर्म संस्कृति की बात करें तो व्यक्तित्व के विकास में धर्म और संस्कृति का भी प्रत्यक्ष व प्रकारांतर दोनों ढंग से योगदान रहता है। प्रत्येक धर्म की अपनी कुछ मूलभूत मान्यताएं होती हैं, जिन्हें उस धर्म के अनुयायी दिल व दिमाग से स्वीकार करते हैं तथा उन्हीं के अनुरूप कार्य करते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघरों में जाकर वहाँ पर देखें तो सुने धार्मिक प्रवचनों का प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं तथा रीति रिवाजों के प्रति आस्था का भाव भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो जैसे जाहिर सी बात है, जैसे
अलग, हमारे भारत में जैसे चारों धर्म पाए जाते हैं, सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति है, सबके अपने अलग अलग धर्म हैं। जैसे हमारे में पूजा करना जो है, और हम लोग जो है खिचड़ी या हम कह लें कि दिवाली या होली मनाते हैं, वैसे उन लोगों में ईद मनती है। किसी में जो है 25 दिसंबर, आपको याद ही होगा, ईसा मसीह का जन्मदिन अच्छे से लोग मनाते हैं ना, क्रिसमस डे मनाते हैं। तो ये सब जो है मतलब अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। किसी में क्या अच्छा होना, किसी में कहते हैं कि नमाज पढ़िए, तो किसी में कहते हैं पूजा करिए, किसी में कहते हैं व्रत रखिए, तो किसी में कहते हैं रोज़ा रखिए, है ना। तो ये सारे जो है, जो सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो ये सभी जो है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तो जिनमें वंशानुक्रम, जैविकीय कारक, वातावरणीय कारक और वातावरण, ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक व्यक्तित्व को प्रभावित करने में, या अच्छे व्यक्तित्व या बुरे व्यक्तित्व को बनाने में भी प्रभाव डालते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी होगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। अब आप कल आएंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप बताइएगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, और व्यक्तित्व शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, और उसका अर्थ क्या होता है, वो आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। बाकी आगे की क्लास हम कल करेंगे। देखते हैं अगर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ अगर हम कल करवा पाएंगे तो करवा देंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, और जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। और अच्छा व्यक्तित्व क्या होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप में कौन सा गुण पाए जाते हैं, आप किन प्रकार के हैं, आपका किस प्रकार का व्यक्तित्व है, ये सभी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।